आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी मतलब हमारा मेन फोकस जो है वो है फर्स्ट वन ग्रेडियंट पे, सेकंड डाइवर्जेंस और थर्ड है कर्व। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मतलब यहाँ पहुँचने से पहले हमें कुछ और पता होना चाहिए इससे पहले। और वैसे भी यहाँ पर क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, अगर सिर्फ मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मेनली जो भी हमारा फोकस है वो हमारा किस पर रहेगा, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे, कि जो भी हमने लिखा है उसका मतलब क्या है। लेकिन ग्रेडियंट को स्टार्ट करने से पहले हम ये मानते हैं, सपोज कि आपको एक फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन क्या है आपका f है। जो भी f फंक्शन है वो सिर्फ x का ही फंक्शन है। मतलब सपोज हमने ऐसे लिखा है कि जो f है फंक्शन है सिर्फ x का, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे अगर वो सिर्फ सिंगल, मतलब या तो सिर्फ ये x का ही फंक्शन है या सिर्फ y का या फिर z का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ x, y और z तीनों का फंक्शन है, वो एक अलग कंडीशन है। तीनों के डेरिवेटिव पे आने से पहले, मतलब तीनों के रिस्पेक्ट में करने से पहले हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर f सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम। और इस बात का भी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर हम सिर्फ f की बात कर रहे हैं, f में चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो f मतलब df, यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटू dx। हम इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब अगर f जो भी f है वो सिर्फ x का फंक्शन है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको, इस तरीके से। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पर d का मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव होता है सिर्फ अगर वो x का फंक्शन है। तो अब जो भी हमने यहाँ पर रूल पढ़ लिया कि अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन है तो कैसे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या मतलब है इस बात का कि हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सपोज फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या बात करेंगे हम, मान लेते हैं और यहाँ पर जो भी हमने लिखा है इस का मतलब जो भी लेफ्ट में हमने लिखा है इसका मतलब है चेंज इन f। df का मतलब है ये, इसका मतलब है डेरिवेटिव। अभी जो हमने किया है, अभी सिर्फ एक फंक्शन को एक कोऑर्डिनेट सिर्फ x का ही फंक्शन है वो, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कैसे फिजिक्स में हम कैसे बोलेंगे कि हमने सिर्फ एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। तो यहाँ देखेंगे हम, देखो यहाँ पर हमारा x मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में मतलब अकॉर्डिंग टू x जो x की वैल्यू है वो, अब कोई भी पार्टिकल है ऐसे ट्रेवल कर रहा है वो, तो सिंपली अगर एक लाइन में बात करें तो इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जो भी हमने लिखा है उसका मतलब क्या है, स्लोप देता है हमें टेंजेंट का। मान लो यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे हम किस तरीके से, ऐसे। ये हमने एक टेंजेंट ड्रा किया तो ये हमें क्या देगा, स्लोप। और वैसे भी स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे हम, m होता है, सिंपली अगर स्लोप की बात करें m से डिनोट करते हैं। m मतलब यहाँ पे df डिवाइडेड बाई dx, मतलब चेंज इन f। यहाँ पर ऐसे निकालते हैं स्लोप को हम, 2 पॉइंट्स लेकर जो भी डिफरेंस है f वाले पॉइंट्स में डिवाइडेड बाई dx। और ये जो वैल्यू है होती है हमारी स्टैंडर्ड, दैट इज tan थीटा होती है। तो यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम
होगा, पॉजिटिव होगा, सिर्फ यही फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए कि जो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो भी हमने डेरिवेटिव किया है उसका क्या है, ये हमें क्या देता है, स्लोप देता है टेंजेंट का। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट हमने सिर्फ यहाँ पे लिया है तो हम सिर्फ इसी का स्लोप बता सकते हैं, कोई और पॉइंट लेकर भी हम बता सकते हैं, लेकिन स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा थीटा के ऊपर। थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? अब थीटा क्या होता है, ऐसे सिंपली कोई भी ज्योमेट्री से हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से ये जो है वो हमारा थीटा हो गया, या फिर कोई भी और भी एक्सिस लेके ये हमारा थीटा हो गया। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, स्लोप की जब बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस मतलब जो ये हमारी एक्स एक्सिस है, जो इस स्लोप के साथ, जो एक्स एक्सिस है स्लोप के साथ जो एंगल बनाएगी, ये हमारा थीटा होता है। तो थीटा मतलब हमने डिफाइन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब जो भी एक्स है, जो टेंजेंट एक्स जो भी कंपोनेंट है या फिर जो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, स्लोप के साथ जितना भी एंगल बनाता है वो हमारा ये थीटा होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब इस थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो थीटा है ये 90 से ग्रेटर है, यहाँ पर जो हमने थीटा लिखा है वो 90 से ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 90 है तो स्लोप की वैल्यू क्या है, हम स्लोप की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं ना। अगर थीटा मेरा ग्रेटर देन 90 तो क्या होगा, और थीटा अगर लेस देन 90 है तो हमारा स्लोप क्या होगा, m का मतलब यहाँ पर स्लोप से है ना, ये हमारा क्या है, स्लोप है। ओके, अब ये जो स्लोप है, हम एक रूल जानते हैं, अगर हमें पता करना है कि वैल्यू जो है नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, कैसे पता करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब ये हमारा 90 है, ये हमारा 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। तो अगर हमारा थीटा मतलब 90 तो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, अगर मेरा थीटा 90 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, उसकी नेगेटिव होती है। तो थीटा से 90 है इसका मतलब तो हमारे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर थीटा से लेस है, मतलब सॉरी 90 से अगर लेस है तो जितने भी है, मतलब जितने भी हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर थीटा अगर लेस देन है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस था, एक लाइन में कंप्लीट है। इट गिव्स एन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी तक जो भी हमने किया है वो किया है कि जो भी f है वो फंक्शन है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का, लेकिन अब हम बात करेंगे कि f अगर हमारा तीनों का फंक्शन हो, x, y और z का, तो क्या कंडीशन होगी, या फिर तो कौन सा रूल बोलेंगे या फिर उसको हम क्या नाम देंगे। अगर हमारा फंक्शन सपोज f मान लेते हैं, f चलो सिंगल के लिए माना था हमने, अभी तक जो किया था वो क्या था कि f फंक्शन है। अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट के लिए अगर कर रहे थे और अगर तीन कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे तो क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जब हमने इसके अंदर चेंज निकाला था तो वो क्या था, dfx इंटू इस टाइप से, इस चेंजेस को हमने ऐसे लिखा था। लेकिन अब हम इस f की जगह पे ये मान रहे हैं कि जो t है वो हमारा फंक्शन है x, y और z तीनों का। तो क्या कंडीशन होगी, कैसे करेंगे हम, अगर हमने इसको लिखना है तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे। अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ग्रेडियंट पे पहुंच चुके हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है, तीनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है, मतलब x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो उसको कैसे लिखेंगे, सपोज हमें dt को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और ये जो भी हमने ग्रेड लिखा
भी कंप्लीट बुक में जो लिखा हुआ है ना वो लिखते हैं हम। वैसे सिंपली ग्रेड भी ठीक है, ग्रेडियंट एक तरीके से बोल सकते हैं। ग्रेड इज शॉर्ट नेम ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, जो ग्रेडियंट होता है वो स्केलर का होता है, बाकी पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल, तीनों को हम इकट्ठा करेंगे, तभी हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों का अलग अलग फिजिकल मीनिंग किस तरीके से है। अगर हम डी की बात कर रहे हैं, टी को भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, तो जब हम डेल्टा टी को लिखेंगे, सॉरी dt को लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ यही फर्क है। यहाँ पर जो है वो हमारा d था, यहाँ पर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल dx प्लस dy प्लस डेल्टा t डिवाइडेड बाई dz और यहाँ पर लिखेंगे dz। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस आई समझ आ गया। यहाँ पर जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ये हमारी डेफिनेशन ही होगी एक तरीके से ग्रेडियंट। सिर्फ इतना ही बुक में भी दिया हुआ है, एक दो लाइन और एक्स्ट्रा है, सिंपली हमें समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। या फिर किसी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ये जो फंक्शन हमने लिखा है इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो dt, ये हमारा मतलब चेंज इन dt, t मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, स्केलर मान रहे हैं तो इसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का एग्जाम्पल हम जब फिजिकल सिग्निफिकेंस लेंगे तो हम t हमने इसलिए यहाँ पर लिया है, तभी हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमने t, वैसे कोई भी फंक्शन ले सकते हैं लेकिन t हम यहाँ पर फिलहाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब फिजिकल सिग्निफिकेंस करेंगे तो हम एग्जाम्पल टेम्परेचर का ही लेके गएंगे, वैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन आयोटा प्लस ये y के रिस्पेक्ट में k, ये z के रिस्पेक्ट में, ये कंप्लीट ब्रैकेट है हमारी, ये इनटू यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे dx प्लस j dy प्लस k कैप dz। ब्रैकेट जिससे हम शुरू कर रहे हैं उसी ब्रैकेट से हमें क्लोज भी करना है। अगर हम इसको देखें, सिंपली इसकी बात करते हैं, अगर इन दोनों से मतलब दोनों के बीच में डॉट है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खोलेंगे तो हमारा यही बनेगा। ये हमने अल्टीमेटली लिखा है इन शॉर्ट फॉर्म। अगर हमें एक्सटेंड करके लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा dt है वो और क्या लिखेंगे हम, t जो है वो हर एक का फंक्शन है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा आयोटा। यहाँ पर एक मेन बात और, इसको करने से पहले यहाँ पर क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है आयोटा डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको इस तरीके से, मतलब जो भी हमने यहाँ पर लिखा है इस बात का क्या मतलब है, ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर भी लिख सकते थे क्या, या फिर j को यहाँ पर भी लिख सकते थे क्या। यहाँ पर क्या मतलब समझ रहे हैं इस बात का, यहाँ पर लिखने को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखने का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हमने x के रिस्पेक्ट में आयोटा का डेरिवेटिव कर दिया। अगर इस तरीके से करते हैं तो ये जीरो हो जाता है। अगर वो जीरो हो गया यहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं बचेगा, अगर यहाँ पर जीरो हो गया। वैसे इस बात का मतलब ये नहीं है कि सिंपली ये जो है जो भी हमने लिखा है कर्ली डिवाइडेड बाई कर्ली x, जब तक इसके सामने कोई फंक्शन नहीं होगा इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हम नहीं बता सकते कि स्केलर है वेक्टर है। यहाँ पर सिर्फ सिंपली फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेटर है,
यहाँ पर ये ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पर आयोटा हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें अंडरस्टूड रहे कि हम आयोटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं। लिखने को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने डेरिवेटिव कर दिया। आयोटा को लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज हमारा ये अगर टी लिखा है, दैट इज अंडरस्टूड कि ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन है, तब हम यहाँ पर आयोटा लिख सकते हैं इंटू करके, तो अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पर ही है। ओके, तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, प्लस जे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस, एक मिनट, यहाँ पर जो टी है वो हम बाहर लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये क्या है हमारा के डिफरेंशिएशन, अब इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया टी, इनटू में क्या है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको एक पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर, या इसको एक तरीके से डीएल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज ग्रेडियंट टी, ग्रेड टी भी बोलते हैं, या फिर इसके लिए एक अलग से नाम भी होता है, डेल भी बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से इंटू डी एल। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली अब हमने जाके क्या लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का रिजल्ट लिखा है, और इसको हम डेल या फिर एक और नेबला भी बोलते हैं, डेल और नेबला भी बोलते हैं। ओके, जो डेल्टा टी है दैट इज, या फिर हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा डी, सॉरी डी टी, डी टी किससे इक्वल होगा हमारा, ग्रेड टी इंटू डी एल। या फिर नोटेशन में, बिकॉज यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है, जो भी बुक में नोटेशन गिवन है, बिकॉज स्केलर है तो यहाँ पर उन्होंने फाइव भी दिया हुआ है, मतलब ये गलत नहीं है हमारा, टी इज ऑल्सो ए स्केलर फंक्शन, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम फंक्शन कौन सा मान रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पेशल फंक्शन मान के किया है, वहाँ पे सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है, स्केलर की नोटेशन जो है वो फाइव होती है, इसलिए हमने वहाँ पर फाइव लिखा है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर को डिफाइन कर दिया, उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, मतलब आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो आपको बोला जाएगा कि ग्रेडियंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी फंक्शन होगा उसको एक बार यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, उसके अंदर बेशक हमारे y और z कंपोनेंट भी होंगे, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही करना है। यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर जब लिखेंगे तो सिर्फ z के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। ये हमारा किसके बारे में था, ग्रेडियंट के बारे में था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ठीक है हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब ये पढ़ेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। अभी जो हमने किया था
हमने क्या लिखा था कि डेल्टा टी या फिर डी फाई इक्वल्स टू डेल टी डॉट डी एल। यहाँ पे क्या लिखा था डेल फाई डॉट डी एल। सिंपली हमने ये लिखा था। अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात जब कर रहे हैं तो हम ये क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो डेल फाई या फिर जो डेल टी है वो हमने लिखा है कि चेंज, और ये हमारी मूवमेंट है। मतलब सपोज कर लेते हैं हम कि थीटा जो है वो डेल्टा टी और डी एल दोनों के बीच का एंगल है। मतलब सपोज कि ये हमारा डी एल है, ये डी एल मान लेते हैं, ये हमारा डेल टी, ये जो एंगल है वो थीटा एंगल है दोनों के बीच में। अगर हम इस डॉट को सिंपली खोलें तो हम इसको कैसे लिखेंगे डी फाई, या फिर कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम ये वाली लेके चल रहे हैं। डेल्टा टी किसके बराबर होगा हमारा डेल टी डी एल कोस थीटा। थीटा का मतलब क्या है दोनों के बीच का एंगल है। अब ये क्या कह रहा है, मतलब क्या हमें क्या स्पेसिफाई करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमारा क्या मतलब है। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर ये जो डी एल है मतलब मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये हमारी चेंज टी की डायरेक्शन है टी। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर जो टी है वो टेम्परेचर लेते हैं। सपोज ये रूम है, यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेम्परेचर डिफाइंड है। तो डेल्टा टी का मतलब क्या है कि जिस वो डायरेक्शन जिसमें जो भी जो क्या हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सपोज इस पॉइंट पे ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये पॉइंट डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद इस पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हमारी एक तरीके से जो भी टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन है, और जो भी डेल एल है वो हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन है। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कब होगी, ये जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम कब होगी। मतलब जो भी टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो कब मैक्सिमम होगा, जब ये जो डी एल है और यहाँ पर हो जाए, मतलब कि जो भी डेल टी है और जो भी डी एल है वो हमारा दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे डेल टी। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बच गया हमारे पास, जो भी थीटा है वो 0 बच गया, 0 डिग्री। तो कोस 0 हमारा किसके बराबर होता है, कोस 0 हमारा 1 होता है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम है। ओके, अगर कोई और डायरेक्शन लेंगे, सपोज परपेंडिकुलर वाली लेंगे, तो ये अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये वैल्यू बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। लेकिन हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंजेस हैं, दैट इज आवर पर्पस। दैट्स वाई अगर हम डेल्टा टी को मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब हमें भी उस डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में जो भी टेम्परेचर का चेंजेस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक लाइन में हम लिखने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, कि उसको हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे। वैसे हमें समझ आ गया कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, मैक्सिमम चेंज देखना चाह रहे हैं। वो कब होगा, जब थीटा क्या होगा हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, ये आएगी, तभी हमारा ये मैक्सिमम होगा। इट्स ए डी टी। ओके, तो इन वन लाइन हम कैसे लिखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस को, ग्रेडियंट टी points in the gradient, मतलब del t gradient points in the direction of maximum change in अब इसको समझते हैं कि हम मतलब क्या बताना चाह रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी सरफेस मान लेते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर एक
पानी की बूंद है, कोई भी इंसेक्ट्स आता है, सपोज वो क्या करता है, मतलब उसी पॉइंट जो भी सरफेस है उस सरफेस के ऊपर बैठ जाता है जहाँ पर जो है वो पानी था, मतलब वो क्या होगा, गीला हो गया। अब वो वहां से उठना चाहता है, मतलब उस जगह को छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, मतलब कौन सी पॉइंट्स में डायरेक्शन, मतलब कौन सी मूवमेंट को वो चूज करे कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वहां से उड़ सके या फिर वहां उस जो भी स्पेस है उसको छोड़ सके। कैसे पॉइंट्स करे वो, तो जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर, सपोज वो हम एक रूम को ही मान रहे हैं, ये जो रूम है इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो सपोज कि जो भी सरफेस हम मान रहे थे, सरफेस में यहाँ जो भी टेम्परेचर वो ज़्यादा है या फिर किसी और डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको वो उसी पॉइंट्स में डायरेक्शन करना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होनी चाहिए उसकी, जिस भी डायरेक्शन में जो भी टेम्परेचर के अंदर चेंज है वो मैक्सिमम हो। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर को। या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें किसी पहाड़ी पे चढ़ना है, इमरजेंसी है, तो हम किस पॉइंट में मूवमेंट करें, कौन से डायरेक्शन को चूज करें, उस डायरेक्शन को चूज करें जहाँ पर जो भी ग्रेडियंट है या फिर जो भी क्वांटिटी वहाँ पर डिफाइंड होगी वो मैक्सिमम जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट्स करती हो, हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, या फिर जो भी हमने अभी तक डिफाइन किया है। ये जो है, मतलब जो भी स्टार्टिंग में हमने किया था वो मैथमेटिकल था, उससे हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है 2 मार्क्स में आपको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर या डाइवर्जेंस या कल किसी का भी क्वेश्चन आ जाए। एक फंक्शन गिवन होगा आपको, फंक्शन सपोज एक ही गिवन है, कोई भी फंक्शन दे देंगे, उसमें से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व निकालना होगा। मैथमेटिकली हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें सोचना चाहिए कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो भी हमने मैथमेटिकली लिखा है। स्पेशली फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जो भी हम मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ते हैं उनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। तो हमने क्या कर लिया, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर अब हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, जो भी ग्रेडियंट है उसके ऊपर बुक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिलहाल हम उनको नहीं करेंगे, एक बार हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे सिंपली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं अगर होंगे, और वैसे भी हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है वो वेक्टर बैकग्राउंड चल रहा है, और जो भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि जो भी वेक्टर बैकग्राउंड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों को मिलाकर हमारी 1 यूनिट बनती है। तो मे भी हो सकता है कि वेक्टर बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आ जाए, इसलिए हम दोनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट को हम यहाँ रहने देते हैं डिफरेंस देखने के लिए। डाइवर्जेंस को देखते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, वैसे इन सिंपल अगर बात करें, हिंदी में भी बात करें, तो डाइवर्जेंस का मतलब एक तरीके से फैलना होता है, ठीक है। या फिर एक और वर्ड होता है कन्वर्ज, मतलब एक जगह पे कन्वर्ज होना, ठीक है। मतलब डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, फैलना होता है। लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा, मैथमेटिकली डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा वो हम देखेंगे। डाइवर्जेंस डॉट, यहाँ पर जब बात करेंगे, ये नोटेशन है, सिंपली यहाँ पर हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, नोटेशन देके नाम लिखेंगे हम इसका, डेल डॉट ए, ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंस। दिखने में हमको दिख रहा है सिमिलर टू ग्रेडियंट, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर था, किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कंप्लीट नाम लिखें हम तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता है।
यहाँ पर जो लिखा था हमने डेल फाई, ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी। यहाँ पर जब बात कर रहे हैं इस ए की, ये हमारा वेक्टर है। सिंपली हम आराम से लिख सकते हैं डेल डॉट ए, इसको भी हम डेल ही बोलेंगे। वैसे इसका मतलब अगर ध्यान से समझें हम तो इसको हम डाइवर्जेंस ही बोलना चाहिए हमको, डाइवर्जेंस ऑफ ए ही बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ए जो है यहाँ पर वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस सिंपल इतना ही वैसे सफिशिएंट है। एक मिनट, जो लास्ट के लेक्चर में सॉरी जो भी हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर था उसमें डेल को हमने क्या लिखा था, इस तरीके से लिखा था कुछ, प्लस यहाँ पर j, यहाँ पर a, और यहाँ पर कोई भी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फंक्शन के जो भी हमने यहाँ पर ये ऑपरेटर्स लिखते हैं इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जेड आएगा तो यहाँ पर भी डेल का मतलब वही है, यहाँ पर भी डेल को हम यही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितना फर्क है कि वहाँ पर हमारा फाई था, यहाँ पर हमारा ए होगा। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, डेल का मतलब हम आराम से समझ चुके कि जो ये डेल मतलब, एक मिनट यहाँ अच्छे से लिखते हैं हम, डेल डॉट ए का मतलब है आयोटा, ये भी यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है, प्लस यहाँ पर हमारा j प्लस k। यहाँ पर जब a फंक्शन को लिखेंगे हम तो यहाँ कैसे लिखेंगे, a आयोटा ax प्लस j ay प्लस k कैप a कैप, ब्रैकेट्स हम वही लगाएंगे। इस तरीके से हम डेल डॉट ए को लिख सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है डाइवर्जेंस और जो भी ग्रेडियंट है, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइवर्जेंस का बहुत अलग है ग्रेडियंट वाली फिजिकल सिग्निफिकेंस से। तो वो देखेंगे हम कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है डाइवर्जेंस का। जो भी हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है डाइवर्जेंस का, उसके अंदर क्या है कि हमें देखना है, मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू देखा था। अब हम कैसे कहेंगे कि जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ये सिंपली ऐसे नहीं बता सकते हम कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या होगा। यहाँ पर जैसे फील्ड होती है, जैसे जिस तरीके से हम लाइंस बनाते हैं, सपोज यहाँ पर हम थोड़ी छोटी एरो बनाते हैं, नेक्स्ट, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब फैलना होता है, तो जो भी नेक्स्ट एरो है वो हमारे कुछ इस तरीके से बनेगी। मतलब ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हम ये तीर है इनके निशान को देखकर हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यू है या फिर जो भी फंक्शन है वो क्या होने लग रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एरो को देखकर हम बताएंगे ये छोटी है ये बड़ी है। अगर ये वैल्यू मतलब सॉरी वैल्यू नहीं, ये जो भी नोटेशन है अगर वो ऐसे होती, मतलब ये इसके बराबर होता, तो हम नहीं बोल सकते थे कि ये जो वैल्यू है वो डाइवर्ज हो रही है या फिर जो फंक्शन है वो डाइवर्ज हो रहा है। हम इस तरीके से देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डाइवर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी हमारा जो भी डेल डॉट ए है उसकी वैल्यू या फिर डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसको देखकर अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो रहे हैं जितने भी फंक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज हो रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस की वैल्यू है वो नेगेटिव है। यहाँ पर जो भी डाइवर्जेंस है उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और अगर हम ये कब कहेंगे कि जो डाइवर्जेंस है वो जीरो है,
यहाँ पर बता चुके हैं। अगर ये जो है जो एरो है वो सेम ही उसकी हो, दोनों सेम ही हो, तो हम बोलेंगे कि जो डाइवर्जेंस है वो हमारा क्या है, जीरो है। सिंपली यही हमें डाइवर्जेंस बताता है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था, नोटेशन हम कर चुके। सिंपली इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल हम आराम से कर सकते हैं, ग्रेडियंट के ऊपर भी और डाइवर्जेंस के ऊपर भी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कर्ल को। जिस तरीके से यहाँ पर हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर लिखा था, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ल किसका होता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ही लिखेंगे। यहाँ पर नोटेशन क्या थी हमारी, डेल डॉट ए थी। यहाँ पर हमारी जो भी नोटेशन है वो क्या होगी, डेल क्रॉस। सिंपली डेफिनेशन करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसका सिंपल डेफिनेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो भी कर्ल है कैसे नोटेट मतलब इसको लिखते हैं। अगर कोई भी फंक्शन आ जाता है, सपोज एक्स स्क्वायर वाई जेड ही दे देना, तो कैसे करेंगे ग्रेडियंट का, हमें फॉर्मूला पता है। जो भी डिफरेंशिएशन है यहाँ पर लिखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जब वाई वाले में लिखेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड वाले में लिखेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में। ऐसे होता है, यहाँ भी इसी तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर कर्ल में और उसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर वैल्यू बहुत अलग आएगी। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, डिटरमिनेट जैसे साइन बनाएंगे। यहाँ पर आई जे के, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन ही है ये भी, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या होता है, जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है, यहाँ पर हमारा वो होता है, सपोज ए एक्स या फिर ए वाई या ए जेड, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। हमारा काम सिर्फ जस्ट नोटेशन देने का था कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब कर्ल ऑफ ए को हम कैसे लिखेंगे। जिस तरीके से हमने डेल ऑफ ए को लिखा था, क्रॉस को मतलब डेल क्रॉस ए को हम खोल के ऐसे लिखेंगे। ये जो हमने किया है वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ही लिखा है, या फिर रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये जो नोटेशन है ये हमने किसके अंदर लिखी है, एक्स वाई जेड या फिर रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं हम, या फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स वाई और जेड लिखा है ना, वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होते हैं, लेकिन इस लेवल पे एक्स वाई जेड तक ही आते हैं। सिंपली अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो जिस तरीके से हमने इसको इस तरीके से लिखा है ना, जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स का वाई का, ये हमने लिखा है रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से एक पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, पोलर सिस्टम के अंदर भी हम लिखते हैं। एक हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी होते हैं, और जो भी एक थर्ड है वो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो भी पोलर है उसके अंदर हम आर थीटा फंक्शन होते हैं, जो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है उसके अंदर आर थीटा और फाई फंक्शन होते हैं। वहां पर जिस तरीके से यहाँ पर एक्स वाई और जेड अलग अलग हैं, मतलब एक्स वाई और जेड, जैसे यहाँ पर ये अलग अलग हैं, उसी तरीके से वहां पर भी आर थीटा और फाई बहुत अलग होते हैं। मतलब आर का मतलब कुछ और होता है, थीटा का मतलब कुछ और होता है, और फाई का मतलब कुछ और होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो फाई जेड भी होते हैं, या फिर इसकी कई सारी नोटेशन है, एस थीटा या फाई से ही बोल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हमारा मेन पर्पस तो हमारा कर्ल का था, तो कर्ल हम पढ़ चुके। सिंपली कर्ल हमें क्या बताता है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमें क्या बताएगा? एक जो वेक्टर फील्ड है वो कैसे कर्ल अराउंड हो रही है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड। सिंपल इतना ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कैसे समझेंगे? जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, यहाँ पर आई थिंक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों में फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट कर्ल के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर, और कर्ल के लिए इट टेल्स अबाउट हाउ the vector field is curl around, यहाँ पर हम रोटेट भी बोल सकते हैं, अराउंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमें क्या बताता है? सपोज कि हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो भी वेक्टर फील्ड है वो कैसे कर्ल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसे इस टाइप से। मतलब अगर हम इसको देखें तो हमें ये क्या दे रहा है? एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है इस तरीके से। मतलब ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, मतलब जो भी क्या बता रहा है, जो भी वेक्टर फील्ड है वो कैसे कर्ल अराउंड हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड। तो ये हमारा था कर्ल के बारे में। हम पढ़ चुके ग्रेडियंट के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में और कर्ल के बारे में। इसी चैप्टर के अंदर आपका एक और होता है। वैसे बुक के अंदर जब हम देखेंगे तो सिंपल ये जो है ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस दिया हुआ है, लेकिन डाइवर्जेंस के बाद डायरेक्ट हमारा कर्ल नहीं है। इसके बाद सब टॉपिक्स हैं। वो सब टॉपिक्स क्या हैं? यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम है जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी इसके बाद, और कर्ल के बाद आपका दिया हुआ है स्टोक्स थ्योरम। जो भी वेक्टर बैकग्राउंड चैप्टर है उसके अंदर जो डाइवर्जेंस थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों के करने से पहले ये बहुत ज़रूरी था हम डिफरेंस पता करें ग्रेडियंट में, डाइवर्जेंस में और कर्ल में। तो इतना हम मतलब एक तरीके से वेक्टर बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट जब हम शुरू करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो भी हम साथ के साथ ही करेंगे। जो भी हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम बच गया, स्टोक्स थ्योरम बच गया, मे बी एक दो टॉपिक और है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी मेन चीज़ जो है वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ही था। तो नेक्स्ट शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू।